everyone, welcome back to my YouTube channel. Friends, um, I know कि इस FF को शेयर करने में लिटरली मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया है या फिर यूँ कहूँ कि साल। मैं माफ़ी मांगती हूँ बट हालात ही ऐसे थे कि मैं बहुत ही डिस्टर्ब्ड हो चुकी थी। बट एनीवे, अब मैं इस FF को कंप्लीट करूँगी। सो हमने अब तक इस FF में देखा था जहाँ वीइंग और वांगजी एक सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बेड पे लेटे हुए थे। ये देख के दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। जहाँ वांगजी वीइंग को पहचान नहीं पाता है और उस पे अपनी शॉर्ड से अटैक भी कर देता है। बाद में वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि वीइंग ही है। पर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। और एट लास्ट वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने अपने सेक्ट जाके इस बारे में बात करेंगे। जहाँ वीइंग अपने सेक्ट जाता है तो वो जियांग चंग से मिल नहीं पाता है, जहाँ उसने रास्ते में यीलिंग लाओजू के भी बारे में काफ़ी सारी बातें सुनी थी। और वीइंग भी ये सब सोचते हुए ही सो जाता है। तो चलिए सीन उसके आगे से शुरू करते हैं। और अगर आप इस स्टोरी को भूल चुके हो तो आप पहला और दूसरा पार्ट देख लेना, ओके। इधर वांगजी भी फ्लाई करते हुए कई टाउन में आ जाता है जहाँ ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी थी। यीलिंग से क्लाउड रेसिस का रास्ता काफ़ी लंबा था। वांगजी सोचता है कि अगर वो इस समय निकला तो भी कर्फ्यू से पहले वो क्लाउड रेसिस नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो आज रात यहीं किसी इन में रुक जाएगा। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो सोच रहा था आखिर सब कुछ तो मैंने रख लिया है। मेरा गुचिन मेरे पास है, मेरा फॉरहेड रिबन, सॉर्ड, सब कुछ तो मेरे पास है। फिर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट छूट गया हो। पर वांगजी इस फीलिंग को इग्नोर करता है और वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपने क्लैन के रूल्स को रिसाइट करने लगता है। वो सोचता है कि जैसे ही वो क्लाउड रेसेस पहुंचेगा वो अंकल को सारी बातें बताएगा और अपना पनिशमेंट भी लेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आज वांगजी ने बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए थे। उसने बिना कारण फाइट किया था, उसने डैमेजेस क्रिएट किए थे। पर वांगजी सोचता है आखिर मैं गलत भी नहीं था, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। तभी उसके दिमाग में वीइंग का ख्याल आता है। वो सोचता है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वीइंग एक डिफरेंट बॉडी में है। क्या ये पोजेशन हो सकता है? लेकिन इसका मतलब तो ये है कि वीइंग डेड हो चुका है। नहीं, ये सोचने के साथ ही वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होता है। लेकिन वो इस बात से रिलीफ फील करता है कि जो भी हो वीइंग का सोल अभी जिंदा है। वांगजी ये भी सोचता है कि क्या ये किसी तरह का इल्यूजन हो सकता है। लेकिन नहीं, अगर ये इल्यूजन होता तो अब तक उन्हें पता चल जाता। ये सब कुछ इल्यूजन तो नहीं हो सकता है। तभी वांगजी एक और चीज़ नोटिस करता है, उसका कोर। उसके कोर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हालांकि वांगजी अपने जनरेशन का मोस्ट प्रॉमिसिंग कल्टीवेटर था, लेकिन फिर भी कल तक वांगजी की कोर इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी जितना कि आज है। वांगजी ये फील कर सकता था कि ऐसी कोर तो तभी हो सकती है जब कोई सालों साल से कल्टीवेशन कर सकता है। वो सोचता है कि वो ये सारी बातें अपने अंकल से ही डिस्कस करेगा। उसके बाद वांगजी इन ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी वो एक छोटे से इन के बाहर आता है। वांगजी को याद आता है कि यहाँ वो अपने ब्रदर लैंसी चैन के साथ आया था जब गेस्ट लेक्चर्स खत्म हो गए थे। तब वांगजी को याद आता है कि इस इन के मालिक
एक ओल्ड कपल है जिनकी एक बेटी भी है जिसकी एज लगभग लैंसिचन की एज की जितनी ही होगी। ये इन ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, इसलिए वांग जी को यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। वो उस इन की तरफ जाता है। वांग जी जैसे ही उस इन में जाता है कि उसकी नज़र पड़ती है एक मिडिल एज्ड वुमेन के पास, जिसके हाथ में एक ट्रे था जिसमें वाइन्स की कुछ बॉटल्स थे। तभी वो लेडी वांग जी की तरफ देख के एक स्माइल करती है और कहती है, हंग वांजुन, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। हालांकि मुझे इस बात का डर था कि कहीं कल तक एम्प्रेस स्माइल यहाँ नहीं पहुँच पाएगी। ओह, मेरे पास उस स्पाइसी ऑयल की भी बॉटल है जो कि मास्टर वी को बहुत ही पसंद है। ये कह के वो वांग जी की तरफ बढ़ती है और उसे ले जाके एक कॉर्नर टेबल पे बैठा देती है और कहती है, लकीली आपका यूजुअल सीट आज फ्री है। एनीवेज, मास्टर वी कहाँ है? क्या वो आपको ज्वाइन करेंगे? उस लेडी की टोन बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल थी। वो वांग जी से बहुत ही कंफर्टेबल और फेमिलियर वे में बात कर रही थी, जिसकी वांग जी को आदत नहीं थी। वो वांग जी के कुछ जवाब देने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वांग जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत वांग जी के साथ इतना कैजुअल बिहेव कैसे कर सकती है। वांग जी उसे नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन वो सोचता है जरूर वो यहाँ पे रेगुलर ही विजिट करता होगा, तभी ये वुमेन इतनी फ्रेंडली है। तभी वांग जी कहता है, वीइंग अपने सेट किया है। इस पे वो वुमेन एक नोट करती है और कहती है, घर विजिट करना अच्छी बात है, उसे अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए आपका हमेशा कहीं ऑर्डर लेके आती हूँ। ये कह के वो किचन की तरफ चली जाती है, जिसके बाद वांग जी एक लंबी सांस लेता है। आज दिन में दूसरी बार उसे हंग वांजुन के टाइटल से बुलाया जा रहा था। उसे मॉर्निंग में लगा था कि शायद सिर्फ उसके यंग डिसिपल्स प्राइवेट में ही उसे इस नाम से बुलाते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सभी उसे कॉमनली इसी नेम से एड्रेस करते हैं। लेकिन अगर ये बात सही है तो ज़रूर वांग जी ने इस टाइटल को अर्न किया है। हालांकि ये सेक्ट रूल्स के खिलाफ है प्राउड फील करना, लेकिन वांग जी को बहुत ही सेटिस्फाइड फील हो रहा था अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स पे। तभी वो लेडी आती है और कहती है, ये लीजिए, मैंने चिली ऑयल भी लेके आई हूँ, आप इसे मास्टर वी को दे दीजिएगा जब वो वापस आएंगे। ये कह के वो वुमेन स्माइल करती है और वांग जी के सामने कुछ प्लेन राइस, स्टीम्ड कैबेज ये रख देती है, जिसे देख के ऐसा लग रहा था मानो वांग जी यहाँ अक्सर आया करता है। लेकिन वांग जी अभी भी कंफ्यूज था उस वुमेन के वाइन्स को देने के बारे में, क्योंकि टेक्निकली क्लाउड रेसेस के बाहर भी ड्रिंक करना रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनडिग्निफाइड है। और वो ये भी सोच के कंफ्यूज था कि आखिर ये वुमेन बार बार वीन को मेंशन क्यों कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों टाइम बीतने के साथ एक दूसरे के क्लोज आ गए हों? हालांकि ये आइडिया वांग जी को बुरा नहीं लगता है। तभी वांग जी कहता है। तभी वो वुमेन कहती है, आप खाइए, तब तक मैं आपके रूम में आपके लिए बाथ रेडी कर देती हूँ। साथ ही वो वुमेन ये कमेंट भी कर देती है, एटलीस्ट आज बाथ टब सेफ रहेगा, जो कि वांग जी को समझ नहीं आता, क्योंकि वांग जी इस तरह के इनर जोक्स को नहीं समझ पाया। वो पूछना चाहता था इस वुमेन से कि आखिर उसका वीन के साथ इतना क्लोज रिलेशनशिप क्यों है, कैसे है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। वो सोचता है बेहतर होगा कि इस बारे में वो अपने अंकल और ब्रदर से पूछे। शायद वीन इतना मैच्योर हो चुका है कि उसके अंकल ने
उन दोनों के बीच फ्रेंडशिप को अप्रूव कर दिया हो। खाने के बाद वांग जी जैसे ही अपनी स्लीव्स में से अपना पाउच निकालता है पैसे पे करने के लिए, वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसका पाउच इतना फेमिनाइन क्यों दिख रहा है। आई मीन ऐसे पाउच तो जनरली वुमेन्स रखती हैं ना। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है, ज़रूर ये रिडिकुलस गिफ्ट विंग ने ही उसे दिया होगा जिसे वांग जी ने रख लिया होगा। आफ्टर ऑल वांग जी ने विंग की ड्राइंग्स और उसके रैबिट्स को भी तो रखा है। वांग जी पूरी कोशिश करता है कि वो विंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचे, लेकिन घूम फिर के वांग जी के दिमाग में सिर्फ विंग की ही बातें चल रही थीं। वो सोच रहा था, हालांकि वो अब अलग दिखता है, लेकिन फिर भी अभी भी उसकी स्माइल, उसका गेस्चर सेम ही है। विंग आज सुबह उसके पास उससे उठा, इसका मतलब वो दोनों साथ में सोए थे सेम बेड पे। ये ख्याल आते के साथ ही वांग जी के ईयर्स रेड हो जाते हैं। वो जल्दी से पैसे पे करता है और अपने रूम में जाके बाथ लेके सोने का डिसाइड करता है। पर वांग जी के थॉट्स उसे बिट्रे कर देते हैं। वांग जी रात भर सही से सो नहीं पाता है। उसके दिमाग में सिर्फ विंग की हंसी, विंग का लाफ्टर, सब कुछ विंग के ही बारे में चल रहा था। वो मन में सोचता है, क्या यह पॉसिबल है कि एक मैन दूसरे मैन से इतना अट्रैक्ट फील करे। लेकिन विंग को तो गर्ल्स में इंटरेस्ट है। ये सोचने के साथ ही वांग जी अपने आप को विंग के थॉट्स से बाहर लाता है और कहता है, मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, समय के साथ ये इन्फैचुएशन भी ख़त्म हो जाएगा। तभी वांग जी जब मिरर के सामने खड़े होकर अपनी रोब्स उतारता है तो उसकी नज़र सीधे उसके चेस्ट पे जाती है जहाँ वेन ब्रांड मार्क था। ये देखने के साथ ही वांग जी तो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है, हाँ, वेन क्लैन ज़रूर कुछ साजिश तो कर रहा है बाकी क्लैन्स के खिलाफ, लेकिन डायरेक्टली किसी क्लैन मेंबर को इस तरह से पनिश करना वांग जी को कुछ समझ ही नहीं आता है। वांग जी उस ब्रांड मार्क को देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़रें अपने शोल्डर्स के पास जाती हैं और वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पाँव मानो लड़खड़ा से जाते हैं क्योंकि उसके पूरे बैक पे विप मार्क्स थे। वांग जी ये देख के और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ये क्योंकि वांग जी जानता था कि ये विप मार्क्स कैसे आए होंगे। वो मन में सोचता है, सिर्फ नॉर्मल पनिशमेंट के लिए इन डिसिप्लिन विप्स का इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, और इतनी बार इस डिसिप्लिन विप से मारने का मतलब तो ये है कि ज़रूर वो चाहते होंगे कि वो मर जाए। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? क्या उसे टॉर्चर किया गया था? क्या ये वेन ब्रांड जो उसके चेस्ट पे है वो भी इसी से रिलेटेड है? वांग जी जल्दी से बात लेता है और जाके अपने बेड पे लेट जाता है। वो वीन के बारे में सोचता है, क्या वीन सेफ होगा? उसके पास तो शॉट भी नहीं थी। वांग जी सीधे युनमक जाके ये मेक श्योर करना चाहता था कि वीन सही है, बट वो जानता है कि ये करना सही नहीं होगा अभी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस इतना ही कहता है, प्लीज़ वीन सेफ रहना। अगली सुबह वांग जी सुबह सुबह उठ के जितना जल्दी हो सके गुसू के लिए निकल जाता है। वांग जी मॉर्निंग पेट्रोल के टाइम पे ही क्लाउड ड्रेसेस पहुंचता है, जहां अंदर आते ही सभी उसे ग्रीट कर रहे थे। तभी वांग जी की नज़र सामने वॉल ऑफ डिसिप्लिन पे जाती है, जिसे देख के वांग जी और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ 1000 और न्यू रूल्स ऐड हो चुके थे। ये देख के तो वांग जी और भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक डिसिपल उसे ग्रीट करते हुए कहता है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। वांग जी उस डिसिपल को देखता है और उसे पहचान जाता है
क्योंकि वो लैन बोलिन था जो कि उससे कुछ ईयर्स जूनियर था। तभी वांग जी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मुझे सुफु से बात करनी है, क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त वो कहाँ होंगे? जिस पे वो डिसिपल कहता है, ग्रैंड मास्टर लैन अभी एक युन मकजियांग के मैसेंजर से बात कर रहे हैं, लगता है कोई अर्जेंट मैटर है। क्या हंग वनजुन उन्हें ज्वाइन करना चाहेंगे या फिर उनकी बातें खत्म होने का इंतजार करेंगे? जिस पे वांग जी पूछता है, क्या ब्रदर भी उनके साथ हैं? ये सुनने के साथ ही वो डिसिपल के फेस पे एक फ्रॉन आ जाता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखने लगता है। वो डिसिपल थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, माफ़ कीजिए हंग क्वानजुन, लेकिन हमें पता नहीं है कि किसी डिसिपल को अचानक हुई इस यात्रा की सूचना देने के लिए सेक्ट लीडर लैन के पास भेजा गया है। उस डिसिपल के मुंह से सेक्ट लीडर अपने भाई के लिए सुन के वांग जी ये अंदाज़ा लगाता है कि ज़रूर उसके फादर ने सेक्ट लीडर की पोजीशन को छोड़ दिया होगा। हालांकि ये इतना भी सरप्राइजिंग नहीं था। वांग जी अपने ब्रदर के क्वार्टर्स की तरफ जाता है। वो सोचता है कि अंकल अभी बिजी हैं, तो ब्रदर जरूर उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। रास्ते में वांग जी सर्वेंट्स की कुछ बातें सुन लेता है। हालांकि ये क्लाउड रेसेस के रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी वो सुनता है कि मेड्स आपस में बातें कर रही थीं लैन सिचेन के सेक्लूजन के बारे में। ये सुनते ही वांग जी को कुछ समझ नहीं आता है। जहाँ एक लेडी कह रही थी, मुझे बहुत बुरा लगता है, पहले चिंगे जुन और अब सेक्ट लीडर सिचैन वो भी सेक्लूजन में है। ये सुनते ही वांग जी को कुछ बिलीव ही नहीं होता। वो अपने भारी कदमों से अपने ब्रदर के क्वार्टर्स की ओर जाता है। वो जैसे ही अपने ब्रदर के क्वार्टर्स के सामने जाता है, उसके पैर कमज़ोर हो जाते हैं। वो सोचता है, ब्रदर, आखिर वांग जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आप भी उसे छोड़ के चले गए? कुछ देर बाद वांग जी के शोल्डर्स पे एक हाथ आता है जो कि उसके अंकल का था। वांग जी अभी भी नील डाउन करके क्वार्टर्स के बाहर बैठा था, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन में अपनी मदर के क्वार्टर्स के बाहर बैठा करता था, ये जानते हुए भी कि ये डोर कभी नहीं खुलेगा। तभी चिरैन कहते हैं, वांग जी मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी वांग जी अपने जिंगसी में खड़ा था, जहाँ वो जिंगसी की हालत को देख रहा था, जो कि उसके ज़िंदगी में हुए बदलाव का सबूत था। जहाँ जिंगसी में कुछ ऐसे ऑर्नामेंट्स रखे थे जिसे वांग जी अभी नहीं पहचान पा रहा था। वहाँ एक टॉय डंकी था, कुछ पेपर बटरफ्लाइज थीं जो कि रेड और ब्लू कलर्स की थीं, कुछ बुक्स थीं जिसे वांग जी नहीं पहचानता। उसके टेबल पे चीज़ें इधर उधर रखी हुई थीं, 2 कप्स थे। ये सब कुछ देख के वांग जी बस एक साई करता है। ये सब ऐसा लग रहा था मानो वांग जी का कोई ड्रीम हो, जहाँ बीचेन रखने की जगह पे सुबिया रखी हुई थी। वांग जी ने अपने अंकल से बात की काफ़ी लंबे समय तक, जहाँ उससे पता चलता है कि जियांग वानियन जो कि अब सेक्ट लीडर है, उन्होंने विबुशियान की करंट कंडीशन के बारे में बताते हुए एक लेटर भेजा था। सबसे पहले अंकल इस सिचुएशन से डील करने का सोचते हैं और इन सब के पीछे कौन है ये पता करने का। लेकिन जब वो अपने नेफ्यू को देखते हैं अपने ब्रदर के क्वार्टर्स के बाहर, तो वो सबसे पहले उसके सारी कंफ्यूजन को दूर करने का सोचते हैं। चिरैन वांग जी को सब कुछ बताते हैं, जिसे सुन के वांग जी कहता है, क्लाउड रेसेस में झूठ बोलना मना है। वांग जी ये बात तीसरी बार कह रहा था चिरैन से, जिस पे चिरैन फिर से कहते हैं, वांग जी मैंने जो कुछ भी कहा ये सब सच है, इसका हर एक वर्ड सच है। उस ग्वानियन टेम्पल के इंसिडेंट के बाद तुम दोनों चले गए थे और तुम लोग 3 महीने बाद वापस आए थे, जहां तुमने ये कहा था कि वी बुशियान तुम्हारा कल्टीवेशन पार्टनर है
और तब से तुम दोनों यहाँ मैरिड कपल की तरह रह रहे हो। वांग जी को ये सब कुछ सुन के यकीन ही नहीं होता है। तभी वो पूछता है, लेकिन वो अगर डिमोनिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है देन हमारे रूल्स का क्या? जिस पे उसके अंकल कहते हैं, जब बात उस मैन की आती है तब तुम किसी भी रूल्स को नहीं मानते हो, और तुमने ये प्रूफ भी किया है तुम्हारे बैक पे वो जो स्कार्स हैं। तभी अंकल कहते हैं, वांग जी, मुझे ये आज तक नहीं समझ आया कि आखिर क्यों वी बुशियान राइटियस पाथ को फॉलो नहीं करता है। वो क्यों वाइट कल्टीवेशन को नहीं करता है, और तुम आखिर उसका साथ क्यों दे रहे हो? लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है और इसलिए मुझे इसे एक्सेप्ट करना ही है। हालांकि मैं कभी भी तुम्हारे इस चॉइस को अप्रूव तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी तुम मेरे नेफ्यू हो और मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। वांग जी अपने अंकल के साथ की गई बातों को याद करता है और अपने कमरे में अंदर की तरफ आता है। वांग जी अपनी वार्डरोब में देखता है जहाँ वाइट के साथ साथ ब्लैक क्लॉथ्स भी थे। ये सब देख के वांग जी स्माइल करने लगता है। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, पर तभी वांग जी सोचता है, आखिर वांग जी ऐसे किसी इंसान को क्यों डिफेंड करेगा जो कि डार्क पाथ पे चल रहा हो, और वो अपने एल्डर्स के खिलाफ कैसे खड़ा हो सकता है? वो कैसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा सकता है उस इंसान के लिए जिसकी वजह से इतनी सारी डेथ्स हुई होंगी? वो कैसे अपने ब्रदर को उस वक्त छोड़ सकता है जब उसे सबसे ज़्यादा अपने भाई की ज़रूरत रही होगी? और वो कैसे विंग के साथ ट्रैवल करने के लिए निकल गया होगा? और शादी? वांग जी अपनी थॉट्स को साइड करता है और मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। हालांकि उसे अभी भी इन सब पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसका एक हिस्सा ये विश कर रहा था कि ये सब कुछ सच हो। हालांकि उसका एक हिस्सा उसे ये भी कह रहा था कि वांग जी सेल्फिश बन रहा है, उसे अपने ब्रदर के साथ होना चाहिए था, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। वो सिचन से जाके बात करना चाहता था, लेकिन वांग जी वर्ड्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वांग जी सिर्फ इतना कहता है, ब्रदर, आपके वांग जी सॉरी फील करता है। फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगी। आज के लिए यहीं पे इस पार्ट को स्टॉप करते हैं। आई होप यू लाइक इट। टाटा बाय।